नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत ज्ञान क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का पहला सवाल। कौन सा कथन कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? कौन सा कथन कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें दिया है समान सामान्य सूत्र, समान रासायनिक गुणों और CH2 समूह द्वारा भिन्न क्रमागत सदस्यों वाले यौगिकों की एक श्रेणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बनिक सजातीय श्रेणी में होता है CH2 समूह द्वारा भिन्न होता है, CH2 समूह द्वारा भिन्न होता है, समान सामान्य सूत्र होता है, समान रासायनिक गुण होता है। इसके बारे में चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। कार्बनिक रसायन में ऐसे यौगिकों की श्रृंखला, कार्बनिक रसायन में ऐसे यौगिकों की श्रृंखला जिनमें समान फंक्शनल ग्रुप होता है, समान सामान्य सूत्र होता है, हर अगला सदस्य पिछले से CH2 से भिन्न होता है, और 14 द्रव्यमान संख्या 14 से भी भिन्न होता है। इसमें यौगिक में हो जाएगा आपका मीथेन, एथेन, प्रोपेन। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से अलैंगिक जनन की कौन सी विधि जनक पादप के खंडित हिस्से से एक नए पादप का निर्माण करती है? अलैंगिक जनन की कौन सी विधि जनक पादप के खंडित हिस्से से एक नए पादप का निर्माण करती है? तो पादप पे पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा खंडन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका खंडन, फ्रेगमेंटेशन। देखिए खंडन के बारे में देखिए, खंडन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जनक पादप जीव का शरीर टूटकर कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और हर टुकड़ा एक नया पूर्ण जीव बना जाता है। मूल जीव किसी कारण से टूट जाता है। प्रत्येक खंड में कोशिकाएं विभाजित होती हैं, यानी सेल डिवीजन होता है। धीरे धीरे वो अखंड विकसित होकर नया पादप जीव बन जाता है। उदाहरण के तौर पर हो जाएगा आपका स्पाइरोगायरा एक शैवाल है। कुछ कवक में भी होता है, कुछ सरल पौधे में भी ऐसा होता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, यह केवल सरल संरचना वाले जीवों में होता है। इसमें बीज या युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। खंडन में बीज या युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। सभी नए जीव एक जैसे होते हैं। इन्हें क्लोन कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप ओजोन परत के क्षरण में योगदान देता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप ओजोन परत के क्षरण में योगदान देता है? तो सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये। CFC आधारित रेफ्रिजरेंट और स्प्रे कैन का उपयोग, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत के क्षरण में योगदान देता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। देखिए ओजोन परत क्या है? ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। यह O3, ओजोन का फार्मूला होता है O3, ओजोन गैस से बनी होती है। इसका काम है सूर्य की हानिकारक यूवी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करना। ओजोन का काम है सूर्य की हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। ओजोन परत को नुकसान कैसे होता है? तो मुख्य कारण है इसका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
CFC का फुल फॉर्म दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। CFC का फुल फॉर्म एग्जाम पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। CFC गैसें इन चीज़ों में उपयोग होती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर में होती है, एयर कंडीशनर यानी AC में होती है, स्प्रे कैन में होती है। अगला देखिए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो क्या होता है? जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो क्या होता है? तो न्यूटन के दूसरे नियम से हम लोगों को मिलता है, फार्मूला मिलता है न्यूटन के दूसरे नियम से, F बराबर m में मिलता है हम लोगों को, F बराबर m में। ठीक है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वस्तु का संवेग लगाए गए बल की दिशा में बदल जाता है। वस्तु का संवेग लगाए गए बल की दिशा में बदल जाता है। अगला देखिए, ध्वनि की चाल v की गणना किन दो तरंग गुणधर्मों का गुणा करके की जाती है? ध्वनि की चाल v की गणना किन दो तरंग गुणधर्मों का गुणा करके की जाती है? तो इसका होता है v बराबर होता है आपका n लैम्डा। जहाँ पर v हो गया ध्वनि की चाल हो जाएगा, n हो जाएगा आवृत्ति, लैम्डा हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। तो देखिए कहाँ दिया है, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, ऑप्शन सी में दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का गुणा करके ध्वनि की चाल ज्ञात किया जाता है। अगला देखिए, न्यूरॉन के मुख्य घटक कौन से हैं? तो न्यूरॉन में होता है आपका द्रुमिका होता है, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका तंत्र। तो न्यूरॉन में होता है आपका द्रुमिका, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी। कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। द्रुमिका जो की है कि संकेत प्राप्त करती है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, तंत्रिकाक्ष संकेत भेजता है, तंत्रिका तंत्र अगले न्यूरॉन तक पहुंचाता है, तंत्रिका अंत अगले न्यूरॉन तक पहुंचाता है। काम है इसका शरीर में संदेश या सिग्नल ले जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, नर और मादा युग्मक के संलयन से आरंभ होने वाले जनन को क्या कहा जाता है? नर और मादा युग्मक के संलयन से आरंभ होने वाले जनन को क्या कहा जाता है? तो इसको लैंगिक जनन कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए। नर और मादा युग्मक के संलयन से आरंभ होने वाले जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का अणु है? तो इसमें आपका O2 होगा नहीं, N2 होगा नहीं, H2 भी नहीं होगा, H2O यानी जल होगा, यौगिक का अणु है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान एक की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान एक डैश की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा यौगिक की सूत्र इकाई, ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यौगिक। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान एक यौगिक की सूत्र इकाई में सभी परमाणु द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर इसका होगा। अगला देखिए, एक किसान नदी के किनारे रहता है, लेकिन उसके क्षेत्र के नहर तंत्र को जलाशय से अनियमित जल आपूर्ति मिलती है। सिंचाई के लिए उसे आदर्श रूप से क्या अपनाना चाहिए? तो कुआं दोस्तों होगा नहीं, नदी किनारे जब है तो इसका उपयोग नहीं करेगा। ठीक है, नदी लिफ्ट तंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। नदी लिफ्ट तंत्र का उपयोग करेगा, रिवर लिफ्ट सिस्टम का उपयोग करेगा वो। अगला देखिए, द्रव्यमान यम और त्रिज्या r वाले ग्रह की सतह पर गुरुत्व जी का व्यंजक क्या है? तो दोस्तों हम पिछले वीडियो में भी इसका बता चुके हैं आपको।
इसका होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल GM बट्टे R स्क्वायर, कैपिटल GM बट्टे R स्क्वायर। तो किस में दिया है देखिए, इसका ऑप्शन बी में दिया है ऑप्शन बी GM, जी गलत दिया है ऑप्शन बी में, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका GM बट्टे R स्क्वायर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी स्मॉल जी बराबर GM बट्टे R स्क्वायर। अगला देखिए, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है कि दर्पण के पीछे होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी दर्पण के पीछे होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण क्या होता है? यह बाहर की ओर उभरा हुआ दर्पण होता है। यह बाहर की ओर उभरा हुआ दर्पण होता है। बाहर की ओर उभरा हुआ दर्पण होता है। इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि यह किरणों को फैलाता है। इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि यह किरणों को फैलाता है। वक्रता केंद्र क्या है? तो वक्रता केंद्र वह हो जाएगा वह बिंदु जहाँ से दर्पण का गोलाकार भाग बना होता है। वह बिंदु जहाँ से दर्पण का गोलाकार भाग बना होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग हो जाएगा गाड़ी के रिव्यू मिरर में, गाड़ी के रियर व्यू मिरर में, गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में, क्योंकि यह अधिक क्षेत्र दिखाता है। उत्तल दर्पण में सी कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण में हो जाएगा परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह बाहर की होता है, इसलिए इसका काल्पनिक गोला दर्पण पीछे के बनता है। इसलिए वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे स्थित होता है। वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे स्थित होता है। महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा इसका मुख्य फोकस भी दर्पण के पीछे होता है। मुख्य फोकस भी दर्पण के पीछे होता है। बना हुआ प्रतिबिंब इसमें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। इसमें उत्तल दर्पण में आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा। देखिए दोस्तों, जब भी वस्तु का प्रतिबिंब होगा आभासी जब आभासी होगा तो सीधा भी होगा, आभासी होगा सीधा होगा। आभासी सी आ रहा है लास्ट में, तो सी से सीधा याद कीजिएगा। सीधा होगा तो आभासी होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा। अगला देखिए, गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गोलीय लेंस के चिन्ह परिपाटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें ऑप्शन ए दिया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जो कि सही है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, सही बात है। ऑप्शन बी इसमें दिया, जब वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है तो वस्तु की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। जब वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है तो वस्तु की ऊंचाई ऋणात्मक होती है, इसमें दिया है। लेकिन वास्तविक में जब वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग धनात्मक में लेते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जो कि सही है। वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, ये भी सही है। अगला देखिए, एक ही पदार्थ के दो तार ए और बी की लंबाई समान है, लेकिन तार ए का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल तार बी के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल का 2 गुना है। उनके प्रतिरोध आर ए आर बी का अनुपात क्या है? दोस्तों तो हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है आर बराबर रो यल बाई ए। आर बराबर हो जाएगा रो यल बाई ए, जहाँ पर लंबाई इसमें समान दिया है। तो लंबाई का इसके लिए फार्मूला लिख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा यल ए लिखिए 1 का, और अनुपात में लिखिए यल बी लिख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है एक तारे का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बी के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो ए हो जाएगा यहाँ पे ए बी हो जाएगा। ठीक, बी का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो बी का मान लीजिए 1 है तो ए का हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा यल का समान 1 मान रख लीजिए 1, तो 1/2 हो जाएगा। फिर अनुपात में यहाँ हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। ठीक,
तो ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो 1:2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1:2। ऑप्शन डी सही होगा इसका, ऑप्शन डी। अगला देखिए, क्लोरीन परमाणु के Kl और M सेल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होगा? क्लोरीन परमाणु के Kl और M सेल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होगा? तो क्लोरीन का दोस्तों होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। तो इसको बांटा जाता है 2 2 8 2 8 8। ठीक है दोस्तों, 17 होता है तो 2 8 8 2 10, और इसमें से हम लोग 7 ही लेंगे तो हो जाएगा 17। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो 8 2 10 7 17 हो जाएगा। तो देखिए 2 8 7 कहाँ दिया है इसे ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 8 7। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है? कौन सी अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा इसका, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम एथेनोइड प्लस जल, सोडियम एथेनोइड प्लस जल बनाती है, सोडियम एथेनोइड प्लस जल बनाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए एथेनोइक अम्ल क्या है? एथेनोइक अम्ल क्या है? यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसमें COOH कार्बोक्सिल समूह होता है। यह पानी में H प्लस आयन देता है, यह पानी में H प्लस आयन देता है, इसलिए अम्लीय है। यह पानी में H प्लस आयन देता है, इसलिए अम्लीय है। अम्लीय प्रकृति कैसे साबित होगी? जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करती है, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करती है और नमक प्लस तब जल बनाता है, नमक और जल बनाता है, नमक और जल बनाता है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया CH3COOH हो जाएगा, NaOH हो गया, CH3COON हो जाएगा आपका, तो CH3COOH हो गया आपका अम्ल हो गया, यहाँ पे NaOH क्षार हो जाएगा, अम्ल क्षार अभिक्रिया करेगा तो नमक और जल बनेगा, तो CH3COON हो जाएगा आपका, नमक हो गया ये, और H2O आपका जल हो गया। यह अभिक्रिया स्पष्ट रूप से अम्लीय गुण दर्शाती है, यह अभिक्रिया स्पष्ट रूप से अम्लीय गुण दर्शाती है। अगला देखिए, एक कण की गतिज ऊर्जा शून्य है, एक कण की गतिज ऊर्जा शून्य है, कण की गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? एक कण की गतिज ऊर्जा शून्य है, एक कण की गतिज ऊर्जा शून्य है, कण की गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो जब कण का गतिज ऊर्जा दिया, इसमें कण का गतिज ऊर्जा शून्य है, गतिज ऊर्जा शून्य है, तो हो जाएगा इसका गतिज ऊर्जा शून्य है तो यह विरामावस्था में होना चाहिए, यह विरामावस्था में होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी विरामावस्था में होना चाहिए। अगला देखिए, बाह्य त्वचा किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी होती है? बाह्य त्वचा किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी होती है? तो बाह्य त्वचा हो जाएगा आपका, बाह्य त्वचा किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी होती है? स्तरीकृत पट्टिकी उपकला, स्तरीकृत पट्टिकी उपकला से बनी होती है। बाह्य त्वचा स्तरीकृत पट्टिकी उपकला से बनी होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, इसमें देखिए उपकला ऊतक क्या होता है? उपकला ऊतक होता है शरीर की बाहरी सतह और आंतरिक अंगों की परत बनाता है, शरीर की बाहरी सतह और आंतरिक अंगों की परत बनाता है। इसका मुख्य काम है, इसका मुख्य काम हो जाएगा सुरक्षा देना, अवशोषण, स्त्राव। बाह्य त्वचा किससे बनी होती है? तो त्वचा की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस बनी होती है, एपिडर्मिस से बनी होती है। स्तरीकृत पट्टिकी उपकला, स्तरीकृत पट्टिकी उपकला, स्तरीकृत पट्टिकी उपकला की विशेषताएं है आपका, स्तरीकृत पट्टिकी उपकला की विशेषताएं हो जाए, कई परतों से बनी होती है, कई परतों से बनी होती है। ऊपर की कोशिकाएं चपटी होती है, ऊपर की कोशिकाएं चपटी होती है, नीचे की कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है, ऊपरी कोशिकाएं मृत होकर गिरती रहती है, ऊपरी कोशिकाएं मृत होकर गिरती रहती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए इसमें दिया है, कथन ए में दिया है आपका, गैस कणों के बीच अधिक स्थान होने से उन्हें आसानी से लघु आयतनों में निपीड़ित किया जा सकता है। गैस कणों के बीच
अधिक स्थान होने से उन्हें आसानी से लघु आयतनों में निपीड़ित यानी संपीड़ित किया जा सकता है। तो ये तो सही बात कह रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, कथन बी में दिया है गैस कणों की औसत गतिज ऊर्जा उच्च होती है। गैस कणों की औसत गतिज ऊर्जा उच्च होती है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो ए और बी दोनों, ए और बी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों सही है। अगला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया होने पर कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट। अगला देखिए, केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ऑप्शन ए में दिया है केंद्रक कोशिकीय जनन में एक भूमिका निभाता है, जो कि सही बात है। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, ये भी सही बात है। केंद्रकीय झिल्ली एक अरंध्रीय और दृढ़ संरचना है, जो कि एक गलत बात है। तो जब गलत बात है तो यही सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, किसी कण का वेग समय ग्राफ ऋणात्मक प्रवणता वाली एक सरल रेखा है, यह कण की गति के बारे में क्या इंगित करती है? ऋणात्मक प्रवणता वाली एक सरल रेखा है, तो यह कण की गति के बारे में क्या इंगित करती है? यदि कण धनात्मक दिशा में गति कर रहा है तो उसकी गति धीमी हो रही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। यदि कण धनात्मक दिशा में गति कर रहा है, यदि कण धनात्मक दिशा में गति कर रहा है तो उसकी गति धीमी हो रही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। अगला देखिए, यदि अम्ल वर्षा के पानी की एक बूंद नीले लिटमस पेपर पर डाली जाए तो क्या होगा? अम्ल वर्षा के पानी की एक बूंद को नीले लिटमस पेपर पर डाली जाए तो क्या होगा? अम्ल के लिए हो जाएगा आपका अनिल। अनिल से याद रखिएगा इसको दोस्तों, अनिल से याद करिएगा आप लोग। और से हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, और से हो जाएगा अम्ल। ठीक है दोस्तों, अन्नी से हो जाएगा नीला, तो नीला निटपस हो जाएगा आपका, नीला से हो जाएगा लाल, ल से हो जाएगा लाल। ठीक है, तो इसमें कहाँ दिया है? नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, एक विद्यार्थी एक चमकते बल्ब के टर्मिनल पर एक वोल्ट मीटर जोड़ता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? तो वोल्ट मीटर आपका विभवांतर मापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बल्ब में विभवांतर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, मादा मानव में जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? मादा मानव में जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो जब अंडा निषेचित नहीं होगा तो रजुधर्म प्रक्रिया होती है, रजुधर्म। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रजुधर्म। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रजुधर्म। तो दोस्तों आज हमने रेलवे ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये क्वेश्चन यूजफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रोज प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल भारत ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई PYQ वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके बताएं आज आपने कितने सवाल सही किए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।